हेलो दोस्तों, पॉइंट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में बिहार स्पेशल का एक पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले। उसके आगे इस वीडियो में हम आपको बिहार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बिहार का एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, बिहार की सामान्य जानकारी। इसमें बिहार के हम जितने भी प्रमंडल, जितने भी ज़िले, ये सब इसमें डिस्कस किए थे। इसके बाद सामान्य जानकारी, उसके बाद बिहार के इतिहास मेन हम लोगों को देखना है। आज बिहार के इतिहास जो बिहार में जो वंश शासन किया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्यतः बिहार से रिलेटेड होगा इसमें। और पिछला वीडियो जो बिहार स्पेशल का मैं पार्ट 1 अपलोड किया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे पहले हम एक बिहार का मैप बना लेते हैं। ये है पश्चिमी चंपारण हो गया, ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के बाद में ये है मधुबनी। आपको पिछला वीडियो में हम सब ये सब याद करवा चुके हैं। बिहार का एक मैप पहले बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो हार की तरह लटका हुआ है वो कटिहार है। यहाँ से कटिहार के बाद आ जाता है भागलपुर, के बाद बांका के बाद आ जाता है जमुई के बाद यहाँ से धंस जाता है, ये नवादा हो गया। और नवादा के बाद इधर से देखिए गोपालगंज, सिवान, सारण, और बाद में भोजपुर, बक्सर, यहाँ से ऐसे रोहतास होते हुए औरंगाबाद और गया, ऐसे मिल जाता है। रफली हम एक बिहार का मैप बनाएं जिसमें इधर जो बिहार का इतिहास हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें जितने भी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व जो द्वितीय नगरीकरण हुआ, द्वितीय नगरीकरण के प्रक्रिया में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। अब उसको स्थिति को देखेंगे। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में स्थित है, उसके स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पे आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, यहाँ पे है तिरहुत प्रमंडल, और तिरहुत प्रमंडल और इधर है वैशाली। तिरहुत प्रमंडल और वैशाली ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र का नाम हुआ वज्जी। और यहाँ पे मगध साम्राज्य है, मुख्यतः ये है मगध। और इधर भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पिछला वीडियो में मैंने पूरा बिहार का मैप याद करवाया था। इसमें आपको यहाँ पे भागलपुर और मुंगेर का जो ये क्षेत्र है वह अंग है। तो बिहार में 3 महाजनपद हैं। पहला वज्जी संघ,
उसके बाद यहाँ मगध, गया नवादा वाला क्षेत्र जो हुआ वो मगध, और यहाँ भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो हुआ वो अंग। अब ये तीनों महाजनपद का जो राजधानी कहाँ थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेन इस बिहार के इतिहास में हम लोग मुख्यतः केवल बिहार पर फोकस करेंगे। बिहार में जितने भी 16 महाजनपद है, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में स्थित है, वज्जी संघ हो गया, मगध हो गया और अंग हो गया। जिसमें यहाँ पे देखिए आप लोग महाजनपद, ये आपको याद रखना है, राजधानी इसकी और वर्तमान क्षेत्र जो वर्तमान में अभी जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें ऊपर में वज्जी संघ, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, और इसमें तिरहुत प्रमंडल का जितना भी क्षेत्र आता है, जैसे वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये जो क्षेत्र आप वर्तमान में देख रहे हैं वो सब वज्जी संघ में शामिल था। उसके बाद अगला आप देखिए मगध, और मगध की राजधानी गिरिब्रज, और इसमें गिरिब्रज, अब जो वर्तमान क्षेत्र जो मगध का है वह गया, पटना, जहानाबाद, ये वाला जो क्षेत्र था वो मगध क्षेत्र कहलाता था उस समय। और ये फर्स्ट हो गया है, सेकेंड और ये थर्ड में देखिए अब एक और बिहार में जो महाजनपद था वो अंग महाजनपद था, और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा, अंग चंपा। और इस ये वर्तमान क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर, ये 16 महाजनपदों में एक मगध ऐसा महाजनपद है जो सभी महाजनपदों में उभर कर के सामने आया और सबसे बड़ा साम्राज्य यही स्थापित किया मगध। आप लोग आगे चलकर जो मगध का जो राजवंश चलेगा उसमें आप लोग देखेंगे कि अंग जो आप देख रहे हैं वो मगध पे इसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे आप लोगों को मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसमें आप लोगों को मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यहाँ पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। और मगध में साम्राज्य का उत्कर्ष सबसे पहला वंश जो है वह हर्यक वंश। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मगध का सबसे पहला राजवंश हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पे दिखाएंगे। बिहार स्पेशल, जैसे बिहार से जो भी संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बिहार पे मेन फोकस किया जाएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार एक ऐसा शासक था बिंबिसार ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखा। सबसे पहले अस्थाई सेना रखा। और ये जो अंग क्षेत्र है, अंग क्षेत्र में इसके राजा जो थे, अंग क्षेत्र के राजा वह ब्रह्मदत्त, अंग क्षेत्र के राजा बिंबिसार के समय थे ब्रह्मदत्त। ये आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त। और यही बिंबिसार जो है अंग क्षेत्र पर आक्रमण करता है और ब्रह्मदत्त
की हत्या कर देता है। बिंबिसार क्या करता है, ब्रह्मदत्त अंग क्षेत्र पे हमला कर कर ब्रह्मदत्त की हत्या करता है और अंग क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिलाता है। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। अब यहाँ से आपको देखिए, अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, तो अंग को मिलाया बिंबिसार। और बिंबिसार जब अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया, उसके बाद यहाँ का उपराजा यानी अंग का उपराजा कुनिक अजातशत्रु को बनाया। अब आप लोग सोच रहे हैं अजातशत्रु कौन? अजातशत्रु हर्यक वंश का ही शासक है जो बिंबिसार का पुत्र है। और ये अजातशत्रु शासक बनने से पहले अंग का उपराजा था। अब बिंबिसार जब शासक बना, उस समय बिहार में एक वज्जी संघ था, अंग था, तो अंग पे आक्रमण करके इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। और इसके बाद बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध अपनाए। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत किया। यानी अगल बगल जितने भी क्षेत्र थे जहाँ से उसको खतरा लग रहा था कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है, वहाँ वो अपना ससुराल बना लिया और वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लिया। यहाँ पे आपको हम बताएंगे वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ पे बिंबिसार की शादी हुई। इसका बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के राजा, बिंबिसार का पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन, इसके ऊपर जो कौशल का राजा प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से किया। पहला विवाह कोसला देवी से किया। बिंबिसार 3 विवाह किया था। सबसे पहले कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से। दूसरा विवाह यह जो किया वह लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया। और तीसरा विवाह मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से किया। दूसरा विवाह जो किया वज्जी संघ, वही वज्जी संघ जो अभी आप लोगों को बताया कि बिहार में 3 महाजनपद थे। वज्जी संघ अंग को तो ये युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया और वज्जी संघ से वैवाहिक संबंध अपनाए। और वज्जी संघ के लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया।
चेलना से हुआ। और इसका एक और विवाह जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की क्षेमा, मद्र कुल के क्षेमा से किया। इस तरह से वैवाहिक संबंध से बिंबिसार अपने स्थिति को मजबूत किया। और बिंबिसार में एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध के समकालीन था। तो बिंबिसार में यहाँ पे देखे आप लोग इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगला जो हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु, जो अभी आपको बताया कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। और ये अजातशत्रु जो शासक बनने से पूर्व अंग क्षेत्र का उपराजा था। और अजातशत्रु में देखेंगे आप लोग कि अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर शासक बनता है, यानी इनके पिता बिंबिसार थे। तो अजातशत्रु, यहाँ पे देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बनता है। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और इस समय एक इम्पोर्टेंट घटना हुई। अजातशत्रु के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुआ कि अजातशत्रु के समय ही बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और अजातशत्रु के समय 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के सतकर्णी गुफा में करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। इसने 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसने 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। और ये तो आप लोग देख ही चुके कि अजातशत्रु जो है वह शासक बनने से पूर्व कहाँ का उपराजा था? अंग क्षेत्र का उपराजा था। और अजातशत्रु जो है पहला शासक है जो राजगीर को किलाबंदी करवाया था। राजगीर जो पहले गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी, जो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, और गिरिब्रज की किलाबंदी किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया। तो यहाँ पे लिखे अजातशत्रु ने राजधानी गिरिब्रज को किलाबंदी किया। और किलाबंदी इसलिए किया क्योंकि इसको डर था कि उधर से कौशल से या
वज्जी से हमला हो सकता है, इसके वजह से इसने गिरिब्रज को किलाबंदी करवाया। और अजातशत्रु के समय जो है वह गंगा और सोन के संगम पर सैनिक छावनी के रूप में पाटली ग्राम की स्थापना हुई। अजातशत्रु के समय अजातशत्रु क्या किया, गंगा और सोन के संगम पर सैनिक छावनी के रूप में पाटली ग्राम की स्थापना किया। अब आप लोग सोच रहे कि ये इसमें बहुत कंफ्यूजन, जो अजातशत्रु है वह गंगा और सोन के संगम पर सैनिक छावनी बनाया था और जिसका नाम पाटली ग्राम था। और जो उदाइन था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया, तो उदाइन। और सैनिक छावनी के रूप में पाटली ग्राम की स्थापना किसने किया, तो अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो है युद्ध भी लड़ा है। इसमें देखिए कि अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए अंग को जीता कौन, अंग को जीता इनके पिता, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार। अब अजातशत्रु जो है वह वज्जी को जीतने के लिए ये पहली बार दो ऐसे हथियार का उपयोग किए, महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया वज्जी को जीतने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया। अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया। और इस युद्ध में अजातशत्रु का एक मंत्री था और उस मंत्री का नाम बस्कार था। और बस्कार की सहायता से ही वज्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत साम्राज्य था। और वज्जी को जीतने के लिए इसने अपने मंत्री बस्कार की सहायता लिया और वज्जी संघ में फूट डलवा करके और मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को मिलाया। और उसी युद्ध में महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया और मगध साम्राज्य का विकास किया। इसमें देखिए अब इसके अगले शासक के रूप में आते हैं उदाइन या इनको उदयन भी कहा जाता है, उदाइन या उदयन। अब ये अजातशत्रु के समय जो राजधानी था मगध का वह गिरिब्रज या राजगृह ही था। तो उदाइन किया क्या कि उदाइन जो है गिरिब्रज यानी राजगृह से राजधानी ट्रांसफर कर दिया, कहाँ, तब पटना। तो उदाइन के समय एक महत्वपूर्ण घटना, उदाइन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। और उदाइन ने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदाइन ने किया। पूछेगा गंगा और सोन के संगम पर
गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन करवाया था? उदाइन ने किया। देखिए पाटलिपुत्र से जो है गंगा और सोन के संगम पर अगर आपसे पूछे कि सैनिक छावनी के रूप में पाटली ग्राम की स्थापना किसने करवाए थे? अजातशत्रु। और गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन करवाया था? तो उदाइन से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये दोनों महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हर्यक वंश का अंतिम शासक जो होता है, इसके बाद महत्वपूर्ण शासक नहीं है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने किया। इसके बाद में शिशुनाग वंश स्थापित हो जाता है। शिशुनाग वंश। उसके बाद बिहार में शिशुनाग वंश स्थापित हो जाता है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे शिशुनाग वंश, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक, और नागदशक की हत्या कर जो शिशुनाग राजा बना। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा शिशुनाग वंश, जो हम लोग अगले वीडियो में शिशुनाग वंश से आगे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और अगले वीडियो जो आएंगे वो बिहार स्पेशल में शिशुनाग वंश से आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा बिहार स्पेशल का लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।